पॉल वॉटसन एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें कुछ लोग इको पायरेट और यहां तक कि इको टेररिस्ट भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कनाडा में साल 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इनके फादर बड़े अब्यूजिव थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन बचपन से ही इन्हें एनिमल्स से बहुत लगाव था। जब ये छोटे थे तब एक वाइल्ड बीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था, एक जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे ये बकी कहते थे। एक दिन बकी जंगल में एक एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया, जिसके बाद वॉटसन अपना ज्यादातर समय जंगल में अकेले एनिमल ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे। जब ये 11 साल के थे तब इनके अंकल इन्हें एक सील हंट दिखाने लेकर गए, जहां पर बड़ी ही बेरहमी से सील्स को मारा जाता था। इसे देखकर ये दंग रह गए और अंदर से हिल गए। 16 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग निकले और वैंकूवर शहर चले गए। वहां ये संपर्क में आते हैं इन्हीं जैसी सोच के कुछ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के। जब ये 19 साल के थे तब अमेरिका में अलास्का के आमचिटका आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होने वाली थी। आमचिटका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और यहाँ पर 1965 में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी ऑटर्स मारे गए थे। ये देखते हुए वैंकूवर में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी ग्रुप में पॉल वॉटसन भी शामिल थे। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग थी। एक्चुअली में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर फोड़ा जाता था। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो सकती थी पानी में, जिससे बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ मरती। इसलिए इसे रोकने के लिए 1970 में डोंट मेक अ वेव कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए 1971 में 2 फिशिंग जहाज रेंट किए। इन जहाजों को नाम दिया गया ग्रीन पीस और ग्रीन पीस 2। इन्हीं जहाजों के क्रू मेंबर्स में पॉल वॉटसन शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था और बहुत रिस्की था। इनका प्लान था कि अपने फिशिंग जहाजों को लेकर जाएंगे उस जगह पर जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा, ताकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो यहां पर इंसानों को देख ले और न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिराए। इन्होंने अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन जब ये टेस्टिंग साइट तक पहुंचे तब पता चला कि सरकार ने इन्हें गलत टेस्टिंग साइट बता रखी थी और असली टेस्टिंग साइट कुछ और थी। एक्चुअली में जब बम फटा वो इनसे सैकड़ों मील दूर। लेकिन जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, टेस्टिंग के तौर पर ही ये 200 गुना ज्यादा बड़ा था नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से। इस ब्लास्ट में लगभग 10,000 से ज्यादा मछलियां मारी गई और करीब 1,000 सी ऑटर्स। इवन दो इन लोगों की कोशिश फेल हो गई, लेकिन इस कैंपेन को इतनी पब्लिसिटी मिली न्यूज में कि अमेरिका ने भविष्य में होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट को कैंसिल कर दिया। डोंट मेक अ वेव कमेटी ही बाद में चलकर ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसे साल 1972 में ग्रीन पीस फाउंडेशन के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर किया जाता है और ये वही एनजीओ है जो आज के दिन दुनिया भर में इतना फेमस है। पॉल वॉटसन ग्रीन पीस के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। पॉल वॉटसन की वेल्स में दिलचस्पी साल 1973 में जागी, जब एक कैनेडियन बायोलॉजिस्ट पॉल स्पॉन्ज नाम से ग्रीन पीस के पास आए। इन्हें बुलाया गया था वैंकूवर एक्वेरियम में पहली कैप्टिव ऑर्का वेल को स्टडी करने के लिए। यहाँ इन्होंने इस वेल पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ये हैरान रह गए। ये वेल इतनी इंटेलिजेंट थी कि ये जानबूझकर पॉल स्पॉन्ज को गलत जवाब देने लगी सवालों के। इन्हें रियलाइज हुआ कि ये वेल इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और इनके दिमाग के साथ खेल रही है। And then all of a sudden, the whale switched to giving the exact wrong answer. And Paul realized that the whale was experimenting on him and playing with his mind. इससे इन्हें एहसास हुआ कि जितना बाकी साइंटिस्ट सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये क्रीचर्स। यहीं पर काम करने के दौरान पॉल स्पॉन्ज को पता चला कि कैसे वेल्स को हंट करके उन्हें एक्सटिंक्शन की ओर धकेला जा रहा है। ये सब देखते हुए पॉल स्पॉन्ज वेल हंटिंग को रोकने के अपने आइडियाज के साथ ग्रीन पीस के लोगों से मिले। पॉल वॉटसन को भी ये इशू काफी इंपॉर्टेंट लगा और ग्रीन पीस को भी लगा कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वेल्स एक परफेक्ट सिंबल है। क्योंकि असल में बात क्या है दोस्तों, वेल्स बेहद इंटेलिजेंट होती है। ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि धरती के इतिहास में जितने भी जानवर आए हैं और गए हैं, जितने भी बड़े बड़े डायनासोर्स रहे हैं, उन सबसे भी कंपेयर करो तो भी ब्लू वेल सबसे बड़ा जीव है। और क्या आप जानते हो, स्पर्म वेल्स का धरती पर सबसे बड़ा ब्रेन होता है, जो इंसान के दिमाग से 5 गुना बड़ा होता है। कमाल की बात तो यह है कि वेल्स के दिमाग में इंसानों से 1 लोब ज्यादा होता है, जिसे पैरालिम्बिक लोब कहा जाता है। ये लोब इमोशंस प्रोसेस करने के लिए और थिंकिंग में काम आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसी वजह से वेल्स में इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो हमदर्दी यानी एम्पैथी, दुख और उदासी जैसे इमोशंस को फील कर सकती है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स तो सिंपल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि वो अपनी चोंच में स्पॉन्जेस भरकर उसकी हेल्प से पत्थर या रेत के नीचे छिपी मछलियों का पता लगाती हैं। वेल्स में अपनी खुद की एक लैंग्वेज भी होती है, जिसमें लेटर्स जैसे होते हैं जो कुछ कुछ इंसानों की लैंग्वेज की तरह होते हैं। ऑर्कास, जिन्हें किलर वेल्स कहा जाता है, ये एक दूसरे को नाम लेकर बुलाती हैं और स्पर्म वेल्स लोकल लैंग्वेज में बात भी करती हैं।
इंसानों की ही तरह वेल्स भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहती हैं और अपने छोटे और बूढ़े मेंबर्स की रक्षा करती हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन्स अपनी लाइफ की हर चीज के लिए अपने सोशल नेटवर्क पर डिपेंड रहती हैं।